क्या मेरे काम में कमी है? दोनों हाथ उठा के बताओ, मेरे काम में कमी है? कोई ऐसी एक मांग बताओ जिस पे आपके लिए लड़ता नहीं। क्या कभी आपके लिए जेल की परवाह करी? क्या लाठी की परवाह करी? और तो गोली भी खानी पड़ी, क्या गोलियों से डरा? तो जब मैं पीछे नहीं हट रहा हूं तो महापुरुषों के सपने को पूरा करने के लिए आप लोग क्यों पीछे हटना चाहते हो? बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? मैं विश्वास दिलाता हूं किसान भाइयों को कि किसान किसी के दफ्तर में कागज लेके नहीं खड़ा होगा। अगर उसने मुझे ताकत देने का काम किया, भाई जायज को ताकत देने का काम किया, वोट की ताकत से मजबूत करने का काम किया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हम संघर्ष करेंगे, इतना संघर्ष करेंगे कि हर गांव तक, गली गली तक जाएंगे। हमने तैयारी कर ली है। ये इम्तिहान है मीरापुर के लोगों, इस इम्तिहान को अपना इम्तिहान बना लो। ये जो मेरा इम्तिहान है, जायज का इम्तिहान है, आजाद समाज पार्टी का इम्तिहान है, इसको अपना इम्तिहान बना के एक ताकत यहां से बना के दे दो। और फिर आप देखना कि पूरे प्रदेश में गली गली गांव गांव घूम के, और मैं विश्वास दिलाता हूं अपने पिछड़े वर्ग के भाइयों को, पाल समाज के भाइयों को, प्रजापति समाज के भाइयों को, कश्यप समाज के भाइयों को, गुर्जर समाज के भाइयों को, जाट समाज के भाइयों को, सिख समाज के भाइयों को और तमाम सैन समाज के भाइयों को, विश्वकर्मा समाज के भाइयों को, कि उनके बच्चों को भी जो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था, 52% आबादी होने के बाद इस आरक्षण को बढ़वा के जातिगत जनगणना करा के 52% कराने का काम भी हम ही लोग करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। मैं तो आपसे कह रहा हूं, डर के साए में क्रिश्चियन समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, कोई दाढ़ी पकड़ के मार देता, कोई टोपी पहनने पे मार देता। और आज तो आलम क्या हो गया है, एक माहौल बनाया जा रहा है वीडियो बनवा बनवा के कि हर धर्म के इसके खिलाफ, कभी बौद्धिस्टों के खिलाफ, कभी सिख भाइयों के खिलाफ, और ट्रेंड बना के हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी करके जो है वही बंटवारा करने का, हिंदू मुस्लिम करने का जिस तरह का प्रयास किया जा रहा है, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। और ये जो लोग भाषण देते हैं, ये चाहते हैं, मैं आपको भी सावधान करते हुए कहना चाहता हूं, ये चाहते हैं कि आप रिएक्शन करें, सड़कों पे आए, और जब आप सड़कों पे आएंगे तो इनका एजेंडा कामयाब हो जाएगा। जो सरकारों में लोग बैठे हैं, मैं आपको कहता हूं, आप बताओ सड़कों पे जब आपने हमें वोट दी है और हमारा साथ देने की बात कर रहे हो, तो आप पे आंसू पहुंचने का काम और आप पे हर उठी हुई उंगली को रोकने का काम हम लोग करेंगे। इस बात का भी मैं आप लोगों को विश्वास और वचन देता हूं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, इनकी कठपुतली मत बनो, इनकी बातों में मत आओ, ज्यादा लापरवाह मत बनो। आप समझदार लोग हैं, ये कोई बहुत ताकतवर लोग नहीं है जो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और किसी धर्म के लोग इनको पसंद नहीं कर रहे, यहाँ तक कि हिंदू धर्म के लोग भी इनको पसंद नहीं करते। लेकिन ये अपने नेताओं के एजेंडों पे काम कर रहे हैं। हमें समझदारी दिखानी है, लापरवाही नहीं करनी। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जाहिद भाई प्रत्याशी हैं और वो मेहनत कर रहे हैं। और मैं अपने साथियों को कहना चाहता हूं, पुराने साथियों को जो मैं देख रहा हूं कि आज जो है वॉलंटियर की ड्यूटी कर रहे हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं, हरियाणा में परिणाम हमारे फेवर में क्यों नहीं रहे? सुनना चाहते हो? कड़वी बात है, इसलिए नहीं रहे फेवर में क्योंकि वहां आप विरोधियों से नहीं लड़ रहे थे, आपस के मन मुटाव से लड़ रहे थे। मैं जानता हूं आपकी ताकत को। जब जब आपने एकजुट होकर काम किया है संगठन और पार्टी के लोगों ने, तो फिर कोई लक्ष्य नामुमकिन आपके लिए नहीं है। लेकिन जब जब आपने मिशन से भटककर किसी व्यक्तिगत स्वार्थ पे या अपने आप को किसी को नीचा दिखाने के लिए काम किया है, तो उसका नुकसान पार्टी संगठन को हुआ है। मैं आपकी ताकत से वाकिफ हूं। मैंने आपकी ताकत दिल्ली में देखी, जब मैं पहली बार जब मेरे ऊपर मुकदमे लगे और आपने दिल्ली लाने का काम किया। मैंने आपकी ताकत एनआरसी के आंदोलन में देखी, जब आपने मेरी एक आवाज पे पूरे देश में आंदोलन करने का काम किया। मैंने आपकी ताकत जब दिल्ली में सदगुरु गुरु रविदास जी महाराज गुरु घर तोड़ दिया गया, तब मैंने आपकी ताकत दिल्ली में देखी कि आपने इस केंद्र की सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को झुकाने का काम किया। मैंने आपकी ताकत 2 अप्रैल में देखी। मैंने किसान आंदोलन में मेरी एक आवाज पे जिस तरह से 13 महीने आपने साथ दिया, मैंने आपकी ताकत वहां देखी। और जब पहलवान बेटियों के
का अपमान किया गया। दिल्ली में जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ और आपने मेरी एक आवाज पर खड़े होकर आके वहां की सरकारों को ऐलान करने का काम किया कि हम पहलवान बेटियों के साथ हैं। मैंने आपकी ताकत तब भी देखी, लेकिन मैं जानता हूं क्योंकि आप सीधे लोग हैं, इस देश में 100 साल से जो पार्टियां काम कर रही है उनको भी एहसास नहीं है। उनके यहाँ भी कुछ अच्छे बुरे लोग हैं, लेकिन आप तो लक्ष्य को लेकर निकले हैं। आपका कोई अपना लक्ष्य नहीं है। आपका लक्ष्य हाशिए पे अंतिम जो व्यक्ति है उसको सम्मान और सुविधा और अधिकार दिलाने का लक्ष्य है। तो मैं आपसे कहूंगा, ये जिम्मेदारी मैं उन लोगों के भरोसे छोड़ता हूं जिन्होंने मेरे आए बगैर ही 8 जिला पंचायत मुझे यहाँ से जिता के भेजे थे। मैं उन मुजफ्फरनगर के साथियों के भरोसे आपकी जिम्मेदारी छोड़ता हूं कि ये मीरापुर विधानसभा ना जाहिद लड़ रहे हैं, ना इनका परिवार लड़ रहा है। ये मीरापुर विधानसभा चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है और चंद्रशेखर आजाद को ताकत देनी है, कमजोर करना, ये आपको तय करना। बिजली का बिल न देने पर उनके कनेक्शन काटने का काम करते हो। मेरी लोकसभा क्षेत्र में अगर कोई कर्मचारी किसी गरीब को इस नियत से कि मुझे उससे कुछ पैसे लूटने हैं, ये लूट खसोट का काम करेगा तो उसको किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों पे कार्रवाई करने का काम आपको करना पड़ेगा। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि सांसद साहब, मैं विश्वास दिलाता हूं, एक भी घटना ऐसी पाई जाएगी तो उन पे कार्रवाई होगी। ये आपका क्षेत्र है। 75 साल बाद क्या मिला? पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं, बताओ नौकरी मिल रही है? मिल रही है? तो फिर सरकारें किस लिए? पढ़ी लिखी हमारी बेटियां परेशान हैं, हमारे बीएड के बीटीसी के बच्चे परेशान हैं, भर्तियां नहीं आ रही। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हो गया। 20,000 पदों पे आज तक मैंने आंदोलन किया था, 6,800 नौकरियां दिलाने काम किया था, फिर उसमें रोक लगी, फिर हाईकोर्ट से उसमें ऑर्डर हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया। ऐसे ही वो बच्चे सड़कों पे परेशान घूम रहे हैं। आपके सामने सब कुछ हो रहा है। कोई भर्ती आती है पुलिस की, अभी आई थी, भर्ती में घोटाला हो गया, पेपर लीक हो गया, फिर मैंने मांग उठाई, दोबारा लेटर लिखा, फिर उसका पेपर दोबारा हुआ। अब पता लगता है कब उनको नौकरी मिलेगी। आप ये देखो मिल क्या रहा है। यहाँ क्षेत्रीय किसान, ये हमारा गन्ना बाहुल्य बेल्ट है। गन्ना की फसल के जो है ना तो दाम किसान तय कर पाता है और ना मिले समय पे पैसा देती है। आपने जिनको एमएलए बना के भेजा है, एमपी बना के भेजा, वो पता नहीं क्या करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ किसान भाइयों, अगर आपने मेरे हाथों को मजबूत किया और भाई जाहिद को जो है ताकत देने का काम करी, जो मिल पैसा नहीं देगी उस मिल पे ताला लगा दिया जाएगा जब तक आपके पैसे नहीं मिलेंगे। मेरी बात को याद रखना। और आप जानते हैं मेरे यहाँ भिलाई मिल के लोग देरी कर रहे थे। मैंने परसों तरसों जब मीटिंग हुई तो जिलाधिकारी से कहा कि भिलाई मिल वालों को बिठा के समझा देना, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसानों को पैसे नहीं मिलेंगे तो मिल नहीं चलेगी। इस मिल पे ताला लगाने का काम यहाँ का मौजूदा सांसद करेगा। इस बात को आप ध्यान रखना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरे मन में तो बहुत सपने हैं और सपने ये सुनो कि कुटीर उद्योग लगने चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार मिलना चाहिए। मैं तो बहुत बचपन से देख रहा हूँ, मेरी माए पशुओं पालती हैं और पशुओं का दूध बेच के अपने बच्चों को पालने का काम करती है। पूरी जिंदगी उनकी इसी में बीत जाती है। या वो कोल्हू पे काम करती है, या वो भट्टों पे काम करती है, या फैक्ट्रियों में जाकर सर पे ईंटें उठाती है। आज तक भी देश में महिलाओं को सम्मान की जिंदगी दिलाने का काम सरकारों ने नहीं किया। आप किसी क्षेत्र का मामला उठा के देख लो, बहन बेटियों पे जिस तरह का जुल्म हो रहा है, कानून व्यवस्था के बैठे लोग उस तरह से बहन बेटियों के सम्मान की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं तो चाहता हूं कुटीर उद्योग लगे ब्लॉक स्तर पर और महिलाओं को घर पे रोजगार मिलने का काम हो, सम्मान की जिंदगी मिले और 15-20 हजार रुपए का रोजगार मिले। और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको अगर सरकार नौकरी नहीं दे सकती तो जब तक वो बेरोजगार है बेरोजगारी भत्ता दिलाने का काम करे और साथ साथ इंडस्ट्रियल एरिया लग के, उद्योग धंधे लग के हजारों नौजवानों को जिलों में नौकरी मिलने का काम हो। जिन माँ बाप ने अपना पेट काट के जो है उनको पढ़ाने का काम किया, इस उम्मीद से कल मेरी लाठी बनेगा, उन माँ बाप को भी कुछ सुकून मिले। मैं तो गरीब परिवार से आता हूं और हमारे नेता बैठे हैं, मैं कहूंगा कि वो गौर करें। ये
आपकी जिंदगी का मामला है, बताना, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। आज गरीबी का आलम यह है कि बेटा पिता के सामने हाथ फैलाकर कहता है कि मुझे सामान चाहिए, और बाप चाहता है कि अपना दिल निकाल कर दे दे अपने बच्चे के लिए, लेकिन जेब में पैसे नहीं होते तो आंख में आंसू लेके चला जाता है, नहीं चला जाता है? बताओ, मैं झूठ तो नहीं कह रहा हूं, ये सच है या नहीं है? बताओ। तो इस देश में जो अमीरी और गरीबी की खाई खड़ी कर दी है, इस खाई को पाड़ने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन निकम्मी सरकारों को हटा के काम करने वाले लोगों को आपको बिठाना पड़ेगा। और जिस दिन काम करने वाले लोग आ गए, मैं लिख के देता हूं कि किसी गरीब का हाथ फैलेगा नहीं, वो गरीब का हाथ इतना सक्षम होगा कि वो किसी दूसरे की मदद कर सके। जो पॉलिसी हमारी मैंने पार्लियामेंट में भी उठाई, आपने सुना भी होगा, और मैं आपको कहता हूं, बताना किसने पॉलिसी दी है क्या, कि एजुकेशन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि चाहे प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो, या राष्ट्रपति का, या मुख्यमंत्री का, या केंद्रीय मंत्री का, या स्टेट मिनिस्टरों का, या डीएम का, एसएसपी का, सीओ का, दरोगा जी का, या गांव के सरपंच का, जिला पंचायत का, या आम मजदूर किसान का बेटा, सबकी पढ़ाई सरकारी स्कूल में होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बताओ क्यों होनी चाहिए? सुनो, अमीर तो पढ़ा देंगे प्राइवेट में, गरीब कहां पढ़ाएगा? कहां पढ़ाएगा? सरकारी में। और सरकारी में मास्टर कहां है? और पढ़ाई कहां हो रही है सरकारी में? आप बताओ। और अगर सरकारी में पढ़ाई लानी है तो फिर जिलाधिकारी के बेटे को पढ़ाओ, एसएसपी के बेटे को पढ़ाओ, मंत्री के बेटे को पढ़ाओ, विधायक के बेटे को पढ़ाओ, क्योंकि कानून वो बनाते हैं, कानून को वो लागू कराते हैं। जब उनके बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलने की बारी आएगी तो गरीब किसान मजदूर के बच्चे को भी अच्छी पढ़ाई मिलेगी, और जो जेब कटाई होती है इस नाम पर प्राइवेट स्कूलों में, वो जेब कटाई बंद हो जाएगी। मैंने कहा पार्लियामेंट में कि हेल्थ पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि गरीब को भी बेहतर से बेहतर इलाज मिलेगा। कैसे? अमीर तो प्राइवेट में चला जाएगा, गरीब कहां जाएगा? बताओ कहां जाएगा? तो मैंने कहा कि सरकारी अस्पताल में सुविधा तब आएंगी, डॉक्टर तब मिलेगा, मशीनें तब होंगी, बेड तब होंगे, दवाइयां तब मिलेंगी, जब जिलाधिकारी का बेटा, उप जिलाधिकारी का बेटा, बीडीओ का बेटा, सीडीओ का बेटा, जब विधायक का बेटा, मंत्री का बेटा, और खुद बीमार होने पे ये सब लोग, उनके परिवार के लोग, और मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, या मिनिस्टर हो, या प्रमुख सचिव हो, या डीजीपी हो, जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, जितने नेता संवैधानिक पदों पर सरकारी मान्यता लेते हैं, गांव के सरपंच से लेके और राष्ट्रपति तक सबका इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। जब एक बेड पे पूरे किए, लेकिन एक लक्ष्य उनका अधूरा रह गया। वो लक्ष्य ये था जिसका मैंने सबसे पहले जिक्र किया कि एक दिन ऐसा आएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे, इस विचारधारा को मानने वाले लोग देश की सर्वोच्च कुर्सी में बैठेंगे। उनकी औलाद होने के नाते, उनके अनुयायी होने के नाते मेरी, आपकी, हम सबकी ये जिम्मेदारी बैठती है कि हम उनके अधूरे सपने को पूरा करें। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बताओ। अगर कोई पिता अपने बच्चों के सामने किसी काम को अधूरा छोड़कर चला जाए तो उनके बच्चों की ये जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती है कि उनके अधूरे काम को पूरा करें? मुझे दोनों हाथ उठा के बताओ कि इस काम को पूरा करने में मेरी मदद करोगे नहीं करोगे? तो आओ फिर मेरी बातों पे गौर करो। आप जानते हैं, देश जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, मैं बार बार समझाता हूं और आज फिर आपसे कह रहा हूं, और आपकी बात समझ में आएगी। मैं इस बात की भी गारंटी देता हूं, मेरी गारंटी मोदी जी की गारंटी जैसी नहीं है जो कभी पूरी नहीं होती। मेरी गारंटी तो वो गारंटी है जो पूरी भी होगी, और जिस दिन पूरी होगी आपको एहसास भी होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब आप मेरी बात को यहां से सुन के घर की तरफ लौटेंगे और अगले कुछ समय इस पे पहरा देंगे, तो आपको एहसास हो जाएगा कि मैंने आपको किस माध्यम से क्या समझाया। तो जब 14 अगस्त 1947 को देश अंग्रेजों के अधीन था, जिस व्यक्ति की जेब में 100 रुपए थे, 15 अगस्त को आजाद होने के बाद 16 अगस्त 1947 को उसकी जेब में 100 रुपए थे। 14 अगस्त को जिसके
पास 1 बीघा जमीन थी। 16 अगस्त को आजादी के बाद भी उसके पास 1 बीघा जमीन ही थी। और 14 अगस्त को जो नौकरी पे नहीं था, आजादी के साथ नौकरी नहीं मिली, 16 तारीख को भी वो बेरोजगार ही था। बदलाव ये हुआ कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे। अंग्रेजों ने पावर जो है यहाँ की सरकारों के हाथ में दे दी। अंतरिम सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में बनी, लेकिन असली आजादी किसान के मेरे नौजवानों को तब मिली जब इस देश में 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू हुआ। उस संविधान से क्या परिवर्तन हुआ? उस संविधान से परिवर्तन हुआ कि सभी लोग इस देश में बराबर होंगे। जो गैर बराबरी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था उस गैर बराबरी को खत्म करने का काम करेगी। कैसे? जिसके पास जमीन नहीं है, सरकारें बनने के बाद उनको जमीन देके जो है उनको इस गैर बराबरी से मुक्ति दिलाई जाएगी। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोजगार दिलाने का काम किया जाएगा। जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको पढ़ाने का काम किया जाएगा। जिसके सर पे छत नहीं है उसको छत देने का काम किया जाएगा। जो जाति के आधार पर गैर बराबरी है, ऊंच नीच है, इसको संविधान 26 जनवरी 1950 को पहले दिन से खत्म करता है। आज के बाद जाति धर्म के आधार पे ऊंच नीच नहीं होगी, हर व्यक्ति बराबर होगा और कोई जाति धर्म के आधार पे किसी का अपमान नहीं कर पाएगा। उसी तरह से धर्म के आधार पे सब लोगों को बराबरी होगी। सब अपने धर्मों को मानेंगे, सब अपने धर्मों की पूजा उपासना अर्चना करेंगे। कोई किसी को धर्म के लिए बाध्य नहीं करेगा कि कोई किसी धर्म को माने या कोई किसी धर्म को ना माने। ये सारी तरह की बराबरी यानी कि इंसानों को बराबरी का अधिकार और इज्जत की जिंदगी और अधिकारों के साथ जीने का अधिकार 26 जनवरी 1950 को मिला। और जिम्मेदारी सौंपी गई सरकारों को कि सरकार अंतिम व्यक्ति की पीड़ा को सुनने का काम करेगी। लेकिन आप एहसास करके देखो, आजादी के 75 साल बाद हमें क्या मिला है? आज भी हजारों लोग ऐसे हैं या लाखों लोग ऐसे हैं जिनके सरों पे पक्की छत नहीं है। मैं अभी दिशा कमेटी की मीटिंग में बिजनौर गया था। पिछली बार हमारे यहाँ 937 मकानों का लक्ष्य था, इस बार फिर अभी भी लक्ष्य है। मैंने बैठते ही ये कहा कि जिलाधिकारी महोदय, अगर मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक भी घर ऐसा होगा जो कच्चा होगा, जिनके सर पर छत नहीं होगी, तो ये बिल्कुल किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप डाटा बनाइए, व्यवस्था कीजिए। मुझे प्राइम मिनिस्टर के पास जाना पड़ेगा, किसी और मिनिस्टर के पास जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा और कोशिश करूंगा जो वोट की ताकत जगीना के लोगों ने मुझे दी है, उस वोट से उनकी पीड़ा को हरने का काम करूंगा। तमाम डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, मैंने उनसे भी कहा कि बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं, ये जो लूट मचा रखी है कि अगर 5,000 का बिल होगा गरीब का तो उसका कनेक्शन काट दोगे, उसकी कुड़। साथियों, मीरापुर के बारे में, मुजफ्फरनगर के बारे में आपसे बेहतर कौन जानता है, आप बताइए। मैंने तो आज, क्योंकि आज माननीय काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है, तो मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से नमन करता हूँ। और उनके परिनिर्वाण दिवस पे एक संकल्प सभा, क्योंकि उनके जो अधूरे काम रह गए थे, उनके जो अधूरे सपने थे, उनकी औलाद होने के नाते, उनके अनुयायी होने के नाते, उनके चेले होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि एक गुरु ने जो सपना देखा उसके लिए दिन रात मेहनत की, एक लंबे समय समाज को अपना सबको निछावर करके सेवा की, और वो कारवां रुक गया है, वो काम अधूरा रह गया, तो उनकी औलादों का, उनके अनुयायियों का, उनके चेलों का फर्ज बनता है कि उसको पूरा करें। तो वही संकल्प जो माननीय काशीराम साहब का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अधूरा रह गया था, ज्योतिबा फुले जी का, उसको पूरा करने का आज जो है संकल्प लिया, और उम्मीद है कि संघर्ष करके उस संकल्प को पूरा करें। कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने उत्तर प्रदेश की? अभी तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने 7 सीटों पर प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, स्टेट की टीम जो फैसला लेती है, हम कार्यकर्ता की तरह उनके फैसले का स्वागत करें। जैसे हरियाणा में उन्होंने फैसला लिया कि हमें जेजेपी के साथ जाके अलायंस करना है और इतनी सीटों पे लड़ना, तो आज एक कार्यकर्ता जो हमारा रोल था हमने जाके अदा किया, बहुत कुछ सीखा। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ की टीम ने फैसला किया कि जायज जी को लड़ाना है, प्रदेश की टीम ने फैसला किया कि जायज जी को इस तारीख में डिक्लेयर करना है, और मेरी ड्यूटी लगाई कि आपको 9 तारीख में आके यहाँ सभा करके जनता को संबोधित करना है। सर, 2 मुस्लिम प्रत्याशी हैं,
और दलित समाज से जुड़े हैं, बसपा से भी, तो क्या लगता है कि वोट का बंटवारा होगा? आप बुरा मत मानिए, बस मुझे एक सच बता दीजिए, क्या बसपा कभी उपचुनाव लड़ती थी? आप मीडिया के साथी, बहुत पुराने साथी अमरीश बालियान जी और तमाम साथी, क्या कभी लड़ती थी? और इस बार लड़ रही है तो आपने देखा जिस बिरादरी के प्रत्याशी को, मुस्लिम प्रत्याशी को हमने टिकट दिया, उसके कुछ ही घंटे बाद उसी बिरादरी के प्रत्याशी को टिकट देने का मतलब ये है कि वो भाजपा से चुनाव नहीं लड़ रहे ना जीतने के लिए, वो तो हमारे प्रत्याशी कुछ वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे। बाकी समाज के सामने दूध का दूध और पानी का पानी सब कुछ है, और समाज इस बात को देख रहा है कि उनके लिए कौन लड़ रहा है और कौन सिर्फ चुनाव लड़ रहा है। हरियाणा के बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, हरियाणा के जो परिणाम हैं उन पे एक बहुत बड़े चिंतन की जरूरत है। बहुत बड़े बड़े दावे, और मुझे तो मीडिया जो है, जिनको लोकतंत्र चौथा स्तंभ कहा जाता है, उनके जो एग्जिट पोल हैं जिस तरह से फेल हुए, या आपके यहाँ के कुछ पत्रकार भी वहाँ गए थे हमारे साथी, और बड़े दावे हुए थे कि इनकी सरकार बन रही है, उनके, हमें किसी पे कोई वो नहीं था, हम अपना काम कर रहे थे। मैं स्वीकार करता हूँ कि हम लोगों को हार हुई है, और हमने मगर वहाँ को बहुत कुछ सीखा है। वहाँ का संगठन में कुछ कमियां थी, उस वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। हम अपनी बात को लोगों तक पहुँचाने का काम किया हमने, बहुत अच्छे वोट हमें मिले भी हैं, लेकिन मैं मानता हूँ इतनी मेहनत पर्याप्त नहीं थी, और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अगली बार और ज़्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन चुनाव की समीक्षा जब होगी तब सारे कारण निकल के आएंगे कि कहाँ लूज बोल रहा है। जेजेपी से जो गठबंधन हुआ था, क्या मानते हैं आप, खाने का सूत्र है घाटे का? मैं अलायंस को जो पार्टी ने तय कर दिया, पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते मेरा ये जिम्मेदारी बैठती है कि उस अलायंस को जो पार्टी ने तय कर दिया, वहाँ की लीडरशिप ने, उसको हम करके आगे बढ़े। जब अलायंस उन्होंने तय कर दिया और हमें आगे बढ़ना था, तो फिर आज मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं आज फिर कहता हूँ, जब तक वो साथ चलना चाहेंगे हम लोग मिलकर काम को आगे बढ़ाएंगे। ओवैसी जी के साथ में कोई बहन जी ने अपनी पुरानी साइड से परिचित होकर फिर कोई चीज गई जब गठबंधन के बाद इस तरह करती है। इसके लिए आप माननीय बहन जी से पूछ सकते हैं, हमारे नेता बड़ी हैं, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मगर मैं ये जरूर कहूँगा कि उनकी पार्टी के लोग दावे कर रहे थे कि वहाँ सरकार बन रही है, मैं कम ही सीटों पर लड़ा, मैंने उनकी सरकार को नुकसान नहीं पहुँचाया। ना मैंने तेलंगाना में उनकी सरकार को नुकसान पहुँचाया था जो बनाने वाले थे, ना पंजाब में जो सरकार बना के समाज को जिस तरह का झूठ वो परोसते हैं ना कि हमारी सरकार बन रही है, चंद्रशेखर आएंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा। तो मैं तेलंगाना और पंजाब भी नहीं लड़ा, और लोकसभा के बहुत सारे प्रदेश में चुनाव भी नहीं लड़ा, इसलिए कि उनकी सरकार को मेरी वजह से नुकसान ना हो जाए। अब आप देखते हैं कि वो कितना जो है वोटिंग परसेंटेज ले पा रहे हैं, कितने उनके विधायक जीत रहे हैं, सब जनता के सामने। ओवैसी जी की पार्टी से बस गठबंधन होगा सर? पार्टी स्टेट की टीम तय करेगी, ये मेरा काम है। उपचुनाव से पहले मेरा काम है, जो मुझे आदेश मिलेगा स्टेट की टीम को, मैं उसको फॉलो करूँगा। उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में जो है अलग ये माहौल बनना शुरू हुआ, इसमें यदि नरसिम्हानंद है बनाया जा रहा है, जिससे बोल रहे हैं, जिसमें हम लोग इसको कामयाब नहीं होने देंगे। और मैं पूरे मुस्लिम समाज को विश्वास दिलाता हूँ कि उनको इनकी बातों में आके सड़कों पर आने की जरूरत नहीं है। ये एक सोचा समझा षड्यंत्र, इससे सावधान रहें। हम लोग उनकी भी, पिछड़े वर्ग के लोगों की भी, किसानों की भी, सबकी समस्या के लिए जब हम राजनीतिक दल बना के उनसे वोट मांगने जाते हैं और उनसे वादा करते हैं कि आपकी समस्याओं पर हम लोग लड़ेंगे, तो फिर जनता को ये लड़ाई को लड़ने की जरूरत नहीं, इस पर भी हम लोग लड़ेंगे। हमने पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर आंदोलन कराया, जिसके बाद मुख्यमंत्री को आगे बयान देना पड़ा कि अगर कोई भी किसी धर्म के इष्ट पे इस तरह की टिप्पणी करेगा तो सख्त कार्रवाई होगी। ये हमारे आंदोलन का प्रेशर था, और मैं उम्मीद करूंगा भविष्य में कोई भी ढोंगी बाबा इस तरह की बातें नहीं करेगा जिससे सामाजिक माहौल खराब हो और देश अस्थिर हो। हमें एकजुट होके, पूरा देश एकजुट है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, बैकवर्ड, सब लोग एकजुट हैं, सब अपने अधिकारों की लड़ाई संवैधानिक तौर से लड़ रहे हैं। लेकिन जब अधिकारों की बात आती है तो अधिकारों पे पर्दा डालने के लिए इस तरह के मुद्दों को उछाला जाता है कि जो बुनियादी मुद्दे जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, इन सब चीज़ों पे चर्चा, किसानों की आमदनी, जातिगत जनगणना, इन पे पर्दा ढक दिया जाए। ये एक सोचा समझा षड्यंत्र, हम इसको समझते हैं और हम इनको कामयाब नहीं होने। किसानों की बात करें तो आपकी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी श्यामली में पिछले लंबे समय तक किसान बिल भुगतान को लेकर धरने पर बैठा, आज भी धरने पर बैठे। कौन कह रहा है आपको? आपको शायद नहीं पता कि बिलाई मिल जो पैसे नहीं दे रही किसानों के, मैंने जिला अधिकारी से वार्ता करके और उनको बुला के आदेशित किया कि किसानों का पेमेंट समय पे होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। और आप मेरठ में नहीं रहते, हमारे लोग लगातार संपर्क में किसानों के, 13 महीने किसानों के आंदोलन में हम थे नहीं थे, आप बता दो। और पहलवान बेटों का जब अपमान हुआ, बताओ पार्लियामेंट में किसने आवाज उठाई? आपका कोई सांसद बोला क्या यूपी का? हरियाणा कोई सांसद बोला क्या हमारे अलावा? तो किसानों के 13 महीने के आंदोलन में हमारे जो सतपाल चौधरी, जो प्रत्याशी गाजियाबाद के, वो जिन्होंने जेल काटी, लाठियां खानी पड़ी हमारे कार्यकर्ता।
कैसे आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं कि भाई हमारे लोग नहीं, पिछले 2 और आपको नहीं पता हमारी बात हो रही है उनसे पिछले 2 लगातार। महीनों में जब श्यामली लेकिन जब किसान यूनियन किसी लड़ाई को लड़ रही है तो जब उनको हमारी जरूरत होगी तो हम उनका पूरा साथ देंगे। जो किसान है वहाँ पे किसान यूनियन भी अलग है, वहाँ सब किसान है कहाँ, श्यामली में जो धरने पर बैठे हैं। किस विषय में बैठे? शुगर मिल का गन्ना भुगतान पे? जी। तो वहाँ के जो लोकल नेता हैं और वहाँ के जो सांसद, उनको उनकी सुनवाई के लिए आगे बढ़ना चाहिए।